नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आज आपको बताने वाला हूँ कि CAW सेल को हैंडल कैसे करें। CAW सेल का मतलब है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। जब भी कभी मैट्रिमोनल केसेस की शुरुआत होती है तो वो CAW सेल से ही होती है। जब भी कभी मियाँ बीवी के अंदर आपस में कोई झगड़ा होता है मामूली, तो जो पत्नी पक्ष होता है उसको लोग भड़का देते हैं कि तू ये फलाना केस कर दे, ये कर दे, वो कर दे, क्योंकि उनके पक्ष में काफ़ी कानून है, लड़कों के पक्ष में नहीं बने हुए। तो इस वजह से वो जो पत्नी पक्ष है वो काफ़ी सारे केसेस करता है, पूरा पूरा पैकेज आता है। लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो होती है 498 से और 406 से, जो कि लगता है CAW सेल में। वैसे तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो कंसर्न थाने में दी जाती है, फिर जो कंसर्न थाना होता है वो उस इलाके के CAW सेल यानी कि महिला थाना में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो CAW सेल जो होता है इसकी जो काफ़ी सारे केसेस आने लगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन इशू कर रखी है, जिसके अंदर की इसकी FIR दर्ज होने से पहले आपका मीडिएशन कराया जाएगा। तो मीडिएशन के लिए कॉल जाती है पति पक्ष के पास, वहाँ से उसको बुलाया जाता है, उसको वहाँ पर डराया जाता है, धमकाया जाता है कि तू इसको रख ले, नहीं तो तेरे खिलाफ FIR हो जाएगी, तेरे को हम अंदर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पति पक्ष इस चक्कर के अंदर काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाता है और उनकी धमकियाँ सुन के काफ़ी डर जाता है। और कई ऐसे केसेस देखे गए हैं जिसके अंदर की पति पक्ष सुसाइड तक कर लेता है, सिर्फ उसको मेंटल प्रेशर और CAW सेल में जो इनलीगल प्रैक्टिस होती है उसकी वजह से, जो उसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, ज़बरदस्ती की जाती है उसके साथ। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि CAW सेल के अंदर आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाती, कोई भी मार पिटाई नहीं हो सकती, ना ही आपको किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज किया जा सकता है। तो CAW सेल की धमकियों से ना डरें। अगर वो आपको प्रेशराइज करते हैं तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अगर वो आपको मारते हैं, धमकाते हैं, तो आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं, लेकिन उनके प्रेशर में आके सुसाइड तो बिल्कुल ही ना करें। तो मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि CAW सेल से जब आपके पास पहली बार कॉल आए और CAW सेल की क्या प्रक्रिया रहती है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहली बार जब आपके पास CAW सेल से कॉल आए तो आप उनसे पूछें कि आपकी वाइफ ने कंप्लेंट कब दी है, उसका कंप्लेंट का नंबर क्या है। अगर वो नहीं बताते तो भी आप पहले ही दिन, जिस दिन आपके पास कॉल आए, सबसे पहला काम तो आप एक RTI उसी दिन फाइल कर दें कि आपके खिलाफ़ क्या एलिगेशन लगाए गए हैं। आपको उस कंप्लेंट की कॉपी के लिए अप्लाई कर दें RTI से। RTI का मैंने पहले आपको बता रखा है कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहला काम तो आपको RTI लगा के कंप्लेंट की कॉपी निकालने की, आपके खिलाफ एलिगेशन क्या क्या है। उसके बाद आप उनको बोलें कि जी ठीक है जी, मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक नोटिस प्रोवाइड कर दें, ताकि आपके पास प्रूफ हो कि आप CAW सेल गए हो, कि आपके खिलाफ CAW सेल में एक कंप्लेंट पेंडिंग है। सेकेंडली, फिर आप वहाँ पर जाएं, वहाँ पर बड़ी ही शालीनता से अपना जो भी है एलिगेशन उसने लगाए हैं उसको डिनाई करें, ठीक है। और अपनी बात रखें कि भाई जी एक्चुअल बात हमारा जो था ये झगड़ा था, और जो भी था कि इस वजह से नाराज़ है। अगर उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या एडल्ट्री में रहती है तो आप वो चीज़ बताएं। ध्यान देने वाली बात यह है कि आप ओरली वो सब चीज़ें बताएं। CAW सेल में आपको कोई भी एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। CAW सेल सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसके अंदर आपको मीडिएशन कराया जाएगा। अगर आपका समझौता होता है, घर बसने की कोई गुंजाइश होती है तो वो करवाई जाएगी। अगर आप घर बसाना चाहते हो तो उसी तरीके से बात करें और उसको, अपनी वाइफ को जो है वहीं से लेके आ सकते हैं, बशर्त आप वहाँ पर ये ज़रूर लिखवा लें कि जो भी उसने एलिगेशन लगाए हैं वो अपने माता पिता के प्रभाव में आकर या किसी की बातों में आकर लगाए हैं, उसमें बिल्कुल भी सत्यता नहीं है। ये चीज़ आप लिखवा लें
तभी आप ले करके आएँ, अपनी गलती वहाँ पर एक्सेप्ट करके ना लेके आएँ, क्योंकि ऐसा काफ़ी केसेस में देखा गया है कि बाद में जब दोबारा कोई लड़ाई झगड़ा होता है तो दोबारा वो कंप्लेंट करती है, जो वाइफ पक्ष होता है, पत्नी पक्ष होता है, वो दोबारा कंप्लेंट करते हैं, फिर आपका बचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बच जाते हैं, उसमें भी घबराएं नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास एक रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि हाँ जी, मैंने पहले भी इसकी कंप्लेंट की थी और उसमें इसने अपनी गलती एक्सेप्ट की हुई है। तो फर्स्ट तो ये। सेकंड, अगर आप उसको नहीं रखना चाहते, अपनी वाइफ को नहीं रखना चाहते, उसकी कोई ऐसी बात है या कुछ है कि आपकी बिल्कुल आप उसके साथ अब रह ही नहीं सकते, तो CAW सेल के अंदर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, जो इंक्वायरी ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो बाद में अपॉइंट होता है, एक इंक्वायरी ऑफिसर होता है, वो आपको प्रेशराइज करती है। ज़्यादातर उसके अंदर महिला ही होती है, क्योंकि महिला थाना है तो महिला ही होगी, तो वो आपको प्रेशराइज करती है आपकी वाइफ को रखने के लिए कि इसके साथ रहो। तो अगर आपके पास कोई ऐसा रीज़न है, आपकी जान को खतरा है या कुछ है, तो आप वहाँ पर मना भी कर सकते हैं कि मैं इसको नहीं रखना चाहता, पहले जो इसने एलिगेशन लगाए हैं वो प्रूव करे। और सेकेंडली, अगर वो आपको डराते धमकाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, तो बिल्कुल ही शालीनता के साथ उनको बोलो कि आप मुझे डराए धमकाए नहीं, मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ, शालीनता से बात कर रहा हूँ, आशा करता हूँ आप भी मुझसे शालीनता से ही बात करेंगे। तो ये चीज़ आप अपने ईओ को बोल सकते हो। और रखने या ना रखने का मैटर जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 9 के अंदर है, RCR। अगर उसको मेरे साथ रहना है तो उसको बोलो कि वो सेक्शन 9 RCR फाइल करे। और ये मैटर फैमिली कोर्ट का है, सिविल मैटर है, इसके अंदर पुलिस का कोई रोल नहीं है। ये आप अपने ईओ को अच्छी तरह से समझा दें कि ये रखने या ना रखने का मैटर जो है वो सेक्शन 9 HMA का सिविल मैटर है, जो कि फैमिली कोर्ट में चलेगा। आपके पास जो मैटर है आप उसके ऊपर बात कीजिए। अगर फिर भी आपको डराया धमकाया जाता है तो आप ACP के पास उसकी इंक्वायरी ऑफिसर की कंप्लेंट कर सकते हैं, हायर ऑफिशियल्स के पास कंप्लेंट कर सकते हैं कि मुझे डराया धमकाया जा रहा है। अच्छा, सेकेंडली उसके अंदर क्या होता है इसके बाद कि आपको धमकी दी जाती है कि FIR दर्ज कर लेंगे आपके खिलाफ अगर आपने इसको नहीं रखा तो दोस्तों FIR से घबराने की ज़रूरत नहीं है। FIR दर्ज होगी, कोई आपको फांसी नहीं देती जाएगी। FIR अगर दर्ज होती है तो वो उसकी कंप्लेंट पे होगी। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखें कि जो एलिगेशन उसने लगाए हैं, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी के ऊपर है, आपके ऊपर नहीं है। उसको प्रूव करना है पहले, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको प्रक्रिया के बारे में पहले एक वीडियो में बता रखा है कि FIR से लेकर सज़ा तक का और बरी होने तक का क्या प्रोसेस रहता है। उसके अंदर साफ साफ मैंने बता रखा है कि जो उसने एलिगेशन लगाए हैं वो सभी उसी को ही प्रूफ करने हैं, उसमें आपने प्रूफ नहीं करने। आपको 41A का नोटिस दिया जाएगा FIR दर्ज होने के बाद, अरेस्ट नहीं होगा। FIR के डर आपका बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कि 498 406 के अंदर FIR में अरेस्टिंग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइन है, तो अरेस्टिंग से ना डरें और FIR से भी ना डरें। आजकल ये चीज़ एक देखी गई है कि जो 498 और 406 के अंदर जब से अरेस्टिंग बंद हुई है, तब से 377, 376 और 354 जैसे एलिगेशंस, जैसे तेवर के ऊपर 354, 376 लगाई जाती है, और हस्बैंड के ऊपर अननेचुरल सेक्स के लिए 377 लगाई जाती है। तो उसके अंदर आपको बेल के लिए जाना है कि नहीं जाना। अगर 376 लगी हुई है किसी के ऊपर, यानी कि आपके फादर के ऊपर या आपके ब्रदर के ऊपर, तो आप उनकी तरफ से एंटिसिपेटरी बेल लगा दें, उसमें बिल्कुल भी देरी ना करें। ये आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि पहले दिन ही आप एक RTI फाइल कर दें। आपके पास जब तक FIR रजिस्टर होगी, मीडिएशन चलेगा, उसकी कॉपी आ जाएगी। RTI फाइल करेंगे कंप्लेंट की कॉपी के लिए एक, तो आपके पास कंप्लेंट की कॉपी आ गई, उसके अंदर जो एलिगेशन लगे उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सेकंड, जो
377 के लिए आप बिल्कुल भी ना डरें। उसके अंदर बिना मेडिकल के चार्जशीट के अंदर 377 पुलिस नहीं लगा सकती, इस चीज़ के लिए भी ना डरें। और 376 भी विदाउट एनी एविडेंस किसी को चार्ज नहीं किया जा सकता चार्जशीट के अंदर। लेकिन फिर भी 376 है अगर, तो एंटिसिपेटरी बेल के लिए उसके लिए चले जाएं, बिल्कुल भी देरी ना करें। उसके बाद एक ये प्रॉब्लम आती है कि CAW सेल के अंदर स्त्री धन की लिस्ट मंगाई जाती है, वो आपको दी जाती है कि भैया इसका ये सामान है। अगर आपका मेडिटेशन नहीं हो पा रहा, तो मेडिटेशन फेल हो जाता है, तो आपको CAW सेल की तरफ से एक स्त्री धन की लिस्ट दी जाती है कि भैया ये उसके सामान है, स्त्री धन की लिस्ट है, तो उसके हिसाब से उसका ये सामान उसको दीजिए आप। तो आप अब वो लिस्ट जो होती है वो अनाप शनाप होती है। काफ़ी केसेस में देखा गया है कि अनाप शनाप कुछ भी लिख दिया जाता है बढ़ा चढ़ा के, जो कि सामान कभी था ही नहीं। तो इसके जवाब में आप एक अपनी तरफ से एडमिट लिस्ट दे सकते हैं, जिसके अंदर जो जो सामान आपके पास रखा है एक ऊपर लिख दीजिए, उसके ऊपर एडमिट लिस्ट खुद ही बना लें, किसी एडवोकेट से बनवाने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट लिस्ट जो जो सामान है वो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते हैं सीरियल नंबर से। उसके बाद नीचे लिख दें कि भाई यह सामान, उपयुक्त सामान मेरे पास है, मैं ये जब भी मुझे आदेश दिया जाएगा पुलिस की तरफ से, मैं ये सामान उसको देने के लिए तैयार हूँ। सेकंड, बाकी सामान जब उसने घर छोड़ा था तब वो अपने साथ ले जा चुकी है। तीसरा, बाकी लिस्ट उसकी झूठी है, जो कि सामान कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, मौजूद ही नहीं था। कृपया इसकी जांच करें, वह मुझे बताएं ताकि मैं उसका स्त्रीधन जो है सामान है वो लौटा सकूं। इस चीज़ का फ़ायदा आपको, ये एक कॉपी तो पुलिस स्टेशन में देते हैं जहाँ पे महिला थाना है वहाँ दें, वहाँ से एक रिसीविंग ज़रूर ले लें इस चीज़ की, एडमिट लिस्ट की, और ये सब लिख करके। इसका आपको ये फ़ायदा है कि जब आप बेल लगाएंगे तो उसके अंदर अगर 406 की रिकवरी का मामला अटकता है, तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि मैंने ऑलरेडी एडमिट लिस्ट दे रखी है और मैंने विलिंग जता रखी है कि मैं इसका सामान देने के लिए एग्री हूँ, बट यही नहीं लेना चाहते। और बाकी जो विवादित सामान है कि वो कह रहे हैं और हम कह रहे हैं नहीं है, उसकी जांच अभी चल रही है और वो अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इस चीज़ के लिए उसको बिल देने पड़ेंगे कि भाई ये सामान था, उन्होंने कहाँ से ख़रीदा। उसके ऊपर आप सेल टैक्स एविजन पिटिशन भी लगा सकते हो, वो एक अलग मैटर है, मैं किसी दिन और एक वीडियो बनाकर उसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो वो उसको प्रूव करना है, उसके बिल्स लेके आएंगे और फिर वो कब सामान आपको दिया गया या नहीं दिया गया, कहाँ दिया गया, किसके सामने दिया गया, उसकी कोई फ़ोटोग्राफ, और फिर अब वो सामान आपके पास कहाँ मौजूद है, कहाँ रखा है, वे सब प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है पत्नी पक्ष के ऊपर ही रहता है। इस चीज़ के लिए अब आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेल के अंदर 406 की रिकवरी के लिए ऐसी बहुत सारी जजमेंट है कि 406 की रिकवरी अगर पेंडिंग है तो उसके कारण बेल रिजेक्ट नहीं होगी आपकी रेगुलर। मैं यहाँ पर रेगुलर बेल की बात कर रहा हूँ, एंटिसिपेटरी तो आपको लगानी ही नहीं है। 41A अगर साइन किया है तो, अगर 376 है तो आपको एंटिसिपेटरी के लिए, जिसके ऊपर 376 के एलिगेशन है, वो जाएगा एंटिसिपेटरी के लिए, बाकी किसी को नहीं जाना। अच्छा, एक यहाँ पर एक मुद्दा और भी आता है कि पुलिस आपको प्राइवेटली, बिना सेकंड पार्टी के सामने प्राइवेटली एक ऑफ़र करती है कि भैया देख, मुझे कुछ खर्चा पानी कर दे और मैं तेरे जो बाकी रिश्तेदार होते हैं या तेरे जो घर वाले हैं उनका नाम निकाल देंगे। तो इस चीज़ के लिए क्या गाइडलाइंस हैं? इस चीज़ के लिए ये गाइडलाइन है कि जो एक छत के नीचे नहीं रहते लोग, उनका तो नाम निकलेगा ही निकलेगा, और जिनके खिलाफ एविडेंस नहीं है, अगर आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अगर आप निर्दोष हैं, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है।
उन सब के नाम, सभी रिश्तेदारों के नाम, बहन के, जीजा के, मौसा मौसी, मामा मामी, चाचा ताई, किसी का भी नाम उसके अंदर एफआईआर के अंदर नहीं आएगा। अगर एफआईआर के अंदर लिख भी दिया गया है तो सिर्फ उनको इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी है, चार्जशीट के अंदर उनका नाम नहीं आएगा। अगर पुलिस फिर भी बिना किसी सबूत के उनको चार्जशीट करती है तो आप आईओ के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं और आईओ के अगेंस्ट आप कार्रवाई कर सकते हैं। एक आजकल ये चीज़ देखी गई है कि 498, 406 के साथ 313 के भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं। तो 313 से कैसे बचें? 313 के, अगर आपको 313 होता है कि उसका इनलीगल तरीके से अबॉर्शन करवाना, आपकी तरफ से कोई ऐसा कार्य करना जिसकी वजह से उसका बच्चा ख़त्म हुआ, अजन्मा बच्चा ख़त्म हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि उसने अबॉर्शन कहाँ कराया, वो आपके साथ थी कि नहीं थी उस टाइम पे मौजूद, और जिस भी हॉस्पिटल में उसका अबॉर्शन हुआ है वहाँ पर आप आरटीए लगा दें और मेडिकल रिकॉर्ड निकालें। वो मेडिकल रिकॉर्ड, उसके अंदर क्या कारण था बच्चा अबॉर्ट होने का, क्या उसने खुद से कोई दवाई ली है या क्या कारण था उसका अबॉर्शन होने का, वो सब मेडिकल रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाएगा। उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके खिलाफ़ कोई मेडिकल रिकॉर्ड ऐसा नहीं है तो आपके खिलाफ़ 313 के भी एलिगेशन जो बुक नहीं किया जाएगा, आपको चार्ज नहीं किया जाएगा चार्जशीट के अंदर। अच्छा, इसके अगेंस्ट आप एक एक्शन ले सकते हो कि आपकी अगर कंसर्न नहीं थी, अगर उसने, आपकी वाइफ ने अबॉर्शन करा लिया है और ऐसी कोई आपकी तरफ से कोई कंसर्न नहीं थी, तो आप भी एक एप्लीकेशन मूव करें कि भाई इसने इस वजह से मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी, या उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, या कुछ था, जो भी रीज़न हो, जो भी आपके सिनेरियो हो, तो आप भी एक कंप्लेंट फाइल करें कि भैया मेरी कंसेंट के बिना उसने अबॉर्शन करा लिया, जो कि इनलीगल है, और मुझसे बदला लेने के लिए या बदले की भावना से, या जो भी आपके पास सबूत हैं उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आप भी एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो और आप भी एक एफआईआर करा सकते हो। अगर आपकी कंप्लेंट पे पुलिस कार्रवाई ना करें तो आप पुलिस के खिलाफ भी एक्शन ले सकते हो और उस कंप्लेंट को आप सीआरपीसी की धारा 156(3) में भी कोर्ट भी ले जा सकते हो। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? वीडियो शायद थोड़ा सा लंबा हो गया होगा, लेकिन जानकारी, छोटे वीडियो में ये इतनी सारी जानकारी आ नहीं पाती, इसलिए मैंने इतना बड़ा वीडियो बनाना पड़ा। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और लोग अगर कोई परेशान हैं उनको ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें। और अगर उनका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।